हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपना घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सके। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। उसी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है गवर्नमेंट बजट यूनिट 4, टर्म 1 का यूनिट 4 उसमें है। इसमें हम 2 वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम गवर्नमेंट बजट का गवर्नमेंट डेफिसिट पार्ट डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और इसका इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट आता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो ये 3 तरह का होता है: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट बजट में 3 तरह के डेफिसिट गवर्नमेंट को फेस करने पड़ सकते हैं या फेस करती है। यहाँ गवर्नमेंट डेफिसिट को 3 तरीके से मेजर किया जाता है। तो ये है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट मीन रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ये वर्ड हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नए लग रहे हो, क्योंकि अगर उन्होंने पिछला वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट नहीं देखा है तो ये दोनों वर्ड आपको समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में से अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमारा जो डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, ये कब होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, मतलब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। पर रेवेन्यू रिसिप्ट की एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और टैक्स कलेक्ट करने का जो एम्प्लॉइज है उस पर किया गया खर्च वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपको टैक्स 1 करोड़ इकट्ठा हो रहा है और उसको इकट्ठा करने के लिए आपके इतने एम्प्लॉय, इतने सोर्सेस लगे हुए हैं कि उन पे खर्च आपका 1.5 करोड़ हो रहा है, तो आपको 50 लाख सीधा रेवेन्यू डेफिसिट है। ये जस्ट एक एग्जांपल है रेवेन्यू डेफिसिट की। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे किया गया खर्च, डिफेंस पे किया गया खर्च, पुलिस पे किया गया खर्च, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ये जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या इसके इफेक्ट आते हैं इकोनॉमी पे, उसकी बात करते हैं। इम्प्लीकेशंस, पहला इम्प्लीकेशन रिड्यूसिंग सोशल वेलफेयर। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है तो वो जो सोशल वेलफेयर के काम कर रही है गवर्नमेंट, लोगों को कोई सब्सिडी या किसी भी तरीके से जो हेल्प कर रही है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। लोअर गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। आप अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जब उधार मांगेगी गवर्नमेंट, बार बार किसी से उधार लेगी और अपना घाटे बार बार दिखाएगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसको उस पे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप बहुत सारे गवर्नमेंट पे बने हुए मीम्स देखते हैं जिसमें वो दिखाती है खजाना खाली है। तो ये मीम्स लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि बार बार गवर्नमेंट के खर्चे जो है वो शो किए जाते हैं उसकी इनकम से ज्यादा है, और वो बताते हैं खजाना खाली है या उनके पास देने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा नहीं है और वो खुद उधार मांगने की स्थिति में है। तो इससे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी डिक्रीज होती है। फॉरेन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट अपने इन खर्चों को पूरा करने के लिए या तो बोरोइंग करेगी, तब भी गवर्नमेंट जब कोई फॉरेन से बोरो करेगी तो फॉरेन जो बोरो देंगे वो अपनी कुछ शर्तें भी मनवाएंगे। दूसरे तरीके से ये हो सकता है गवर्नमेंट उधार ना लेके अपनी जो इंडस्ट्री है उसको सेल कर दे, अपना जो कैपिटल है उसको सेल करने लगे, जो जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने लगाई है वो सेल करने लगे। तो उससे क्या होता है, कई बार फॉरेन जो कंपनीज है वो हमारी उस इंडस्ट्रीज को खरीद लेती हैं और गवर्नमेंट की जो हमारी देश की इकोनॉमी उसको इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो हमारी इकोनॉमी में फॉरेन जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाता है। कई बार होता है कोई कंट्री सीधा अटैक ना करके इकोनॉमी पे अटैक करना चाहता है, क्योंकि आज अगर कोई देश इकोनॉमिकली वीक हो गया तो उस पर हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, तो अब नए तरीके से जंग लड़ी जाती है।
तो इससे क्या होता है, फॉरेन इंटरफेरेंस अगर हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा तो हमारे देश के जो फ्रीडम है, जो सुरक्षा है, उसको भी खतरा पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से ये रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस थे। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, ये मैंने कहा पिछली वीडियो में मैंने इसको क्लियर बताया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इन दोनों को अगर टोटल करके उसमें से माइनस किया जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो बन जाता है, उससे हम फिस्कल डेफिसिट मेजर कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो फिस्कल डेफिसिट 0, अगर ये दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स ज़्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, सरप्लस बजट हो गया। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो तो हमारा हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इसको समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और वो खर्चा पूरा करने के लिए आरबीआई के पास जाती है कि मेरे को उधार दे दो। आरबीआई कहाँ से उधार देगा? वो नए नोट छापेगा और गवर्नमेंट को उधार दे देगा। आप इससे आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन कैसे बढ़ी? तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट को नए नोट छाप के उधार देगा, उससे इकोनॉमी में नई करेंसी इन्फ्यूज हो गई। नई करेंसी इन्फ्यूज हो जाने से लोगों के पास इनकम आ गई, लोग ज्यादा डिमांड करने लगे। ज्यादा डिमांड करने, प्रोडक्शन तो एकदम बड़ा नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट ने उधार लिया है। ज्यादा प्रोडक्शन डिमांड होने से प्राइस बढ़ने लगी। तो गवर्नमेंट जो काम पहले कर रही थी सोशल वेलफेयर के या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, उस पर गवर्नमेंट की कॉस्ट पहले से ज्यादा हो जाएगी और उसका जो फिस्कल डेफिसिट और इंक्रीज हो जाएगा। पहले एक्सपेंडिचर ज्यादा था, कीमतें बढ़ने के कारण उसका एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा। फिर उधार लेगी, फिर इन्फ्यूज ऑफ न्यू मनी, न्यू डिमांड, इंक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। तो ये स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलता जाएगा। नेशनल डेट, गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चे पूरे करने, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए जब नया उधार लेगी तो राष्ट्र के ऊपर नया कर्जा होगा, उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और ये इंटरेस्ट एक राष्ट्रीय ऋण, नेशनल डेट के रूप में हमारे ऊपर आ जाएगा, जिसको हमारी फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा और इससे उस पे आने वाले जो डेवलपमेंट के कार्य भी इफेक्ट होंगे। विशियस सर्कल ऑफ हाई एफडी एंड लो जीडीपी, जब गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, इट मीन उसको ज्यादा उधार लिया हुआ है। ज्यादा उधार मीन ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट, जितना इंटरेस्ट पेमेंट करेगी उसकी इनकम में से उसके पास बहुत थोड़ा पैसा ही बचेगा डेवलपमेंट काम पे खर्च करने के लिए, क्योंकि उसने उधार ले रखा है। वो जितना कमाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा तो वो पुराना उधार वापस देने के लिए और उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए चला जाएगा। अब उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत थोड़ा पैसा बचेगा या बचेगा ही नहीं। जब वो उसके पास बहुत थोड़ा पैसा भी बचेगा तो हमारी जीडीपी जो है वो लो हो जाएगी, हमारी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो लो हो जाएगी। जब ग्रोथ जीडीपी लो होगी तो इनकम और कम हो जाएगी। कम इनकम मतलब ज्यादा बोरिंग, बोरिंग का मतलब इंटरेस्ट पे ज्यादा और उसके बाद फिर कम इनकम। तो ये विशियस सर्कल ऑफ हाई एफडी और लो जीडीपी चलता रहेगा। मतलब हमारे पास पहले पिछला उधार देना है इसलिए नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप देख लीजिए जो कर्जाई व्यक्ति होता है, जो कंपनी है, एक सिंगल कंपनी जहां आसपास आप किसी एग्जाम्पल को देखेंगे जिसपे बहुत कर्जा है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपना कर्जा उतारने में जितनी भी वो मेहनत करता है, जितनी भी उसको इनकम मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा तो वो अपना पुराना कर्ज उतारने में और उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही दे देता है। तो आगे इन्वेस्टमेंट करने के पास उस बचता ही नहीं है। तो जब बचेगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? लो इनकम, फिर कहीं उधार करना पड़ेगा, नया इंटरेस्ट हो जाएगा।
तो ये विशियस सर्कल ऑफ हाई एफडी एंड लो जीडीपी चलता है। क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट अपना जब प्राइवेट सेक्टर से अपना खर्च पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से उधार लेती है, उनको लालच देती है कि आपको इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है, हम भी इंटरेस्ट पे के चक्कर में अपना जो पूंजी है गवर्नमेंट को उधार दे देते हैं। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट तो अपना खर्चा पूरा कर लेती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम पूंजी बचती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जब इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो भाई जीडीपी लो हो जाएगी इकोनॉमी की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी तो गवर्नमेंट हमारी जो इकोनॉमी की जीडीपी है उसमें अपना योगदान देता है। अब प्राइवेट सेक्टर से तो पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया, अब गवर्नमेंट के पास कैपिटल तो हो गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचा ही नहीं। जब उसके पास बचा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा? इससे हमारी लैंड भी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, लेबर भी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, और एंटरप्रेन्योर्स तो अनएम्प्लॉयड हो ही गया क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बैंकों से भी गवर्नमेंट उठा लेगी तो बैंक भी उधार नहीं दे पाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम पूंजी बचती है इन्वेस्टमेंट करने से। तो इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट उधार ले लेती है या पूंजी प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट उठा लेती है, इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी बहुत कम बचती है, जहां नहीं बचती, जिससे जीडीपी लो। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, ये पहले भी देख लिया, जो बार बार उधार लेगा उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट होगा, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, इमेज है, वो डैमेज हो जाएगी। विदेशों से भी हमें इंपोर्ट करने को नहीं मिलेगा, कोई भी हमें क्रेडिट नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बैंकक्रप्ट या कह दे या बहुत सारे कर्जे के नीचे दबी होती है। तो ऐसी स्थिति किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये है फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन। अब बात करते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दे तो उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इसके इम्प्लीकेशन ऑलमोस्ट वही है जो फिस्कल डेफिसिट के हैं। स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, नेशनल डेट, हाई एफडी, लो जीडीपी, क्राउडिंग आउट या इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, यही इसके लिख सकते हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट मेजर क्यों किया जाता है? ये इसलिए मेजर किया जाता है ये देखने के लिए कि हम जो लॉस हो रहा है, जो डेफिसिट हो रहा है, लॉस नहीं डेफिसिट, जो घाटा है, उसको वो पिछला इफेक्ट है या इस साल में भी है। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इट मीन इस साल हमने नया कोई उधार नहीं लिया है, नया बोरिंग या नया डिसइन्वेस्ट नहीं किया है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये है, जीरो प्राइमरी। इट मीन अब हम इस साल में हम डिसिप्लिन वे में अपना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को इक्वलाइज करके चल रहे हैं, और जो लॉस हो रहा है वो पिछला इंटरेस्ट पेमेंट के कारण ही हो रहा है। अगर फिस्कल डेफिसिट और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट जीरो, इट मीन वी आर डिसिप्लिन इन दिस करंट ईयर। तो ये था जो हमारा टॉपिक था, डेफिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, और उससे पहले गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स, इसको देखें। फिर ये आप देखिए कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा और ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।